हम लोगों ने डिस्कशन में ये देखा था कि भारतीय संविधान में विधि का शासन है क्या, और उसे शुरू करके विधि के शासन को हम लोग न्यायिक सक्रियता तक या न्यायिक पुनर्विलोकन तक लेके गए थे। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू तक हम लोग उसे लेके गए थे। अब हम लोग ये करते हैं आगे, इसको एक बार जरा लिख लेते हैं थोड़ा सा आर्टिकल 14 में, उसके बाद जो कल समझाया था थोड़ा उसको एक बार लिख लेते हैं और फिर इसे आगे लेके चलते हैं। रूल ऑफ लॉ, थोड़ा सा रिवाइंड कर दूं या पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूं। देखो, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 के अंतर्गत साफ तौर पर दिया गया है, और ये विधि के शासन की परिभाषा के अंतर्गत ही है। कैसे? डाइसी ने विधि के शासन की ये आवश्यक शर्त बताई कि विधि के समक्ष समानता का जो विचार है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो विधि के शासन में शामिल होगा। ये हम लोगों ने देख लिया है। और इसके साथ साथ डाइसी ये भी कहता है कि जो विधि है वो तर्कपूर्ण होनी चाहिए। विधि के शासन में एक उसकी शर्त है कि विधि के समक्ष समानता होगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, और इसी के साथ साथ जो विधि होगी जिसके समक्ष समानता होगी वो तर्कपूर्ण होनी चाहिए। जब कोई ऐसी विधि हो जो विधि के समक्ष समानता की बात कर रही हो और वो तर्कपूर्ण भी हो, तो उसमें यानी रीजनेबल भी हो, तो उसमें विधियों का समान संरक्षण आ ही जाता है। विधियों का समान संरक्षण अपने आप शामिल हो जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अपने आप उसमें इनहेरिट करेगा। इसका मतलब जहां पर राइट टू इक्वालिटी है और रीजनेबलनेस है विधि की व्याख्या करते हुए या विधि के शासन में, वहां पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी होगा। भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 में दोनों है, इसीलिए दोनों को रखा गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश मूल की है। ब्रिटिश मूल की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है या ब्रिटिश मूल की जो कॉन्सेप्ट है राइट्स की, अधिकारों की, जो बिल ऑफ राइट्स में वहां पर स्वीकार की गई, उसकी देन है इक्वालिटी बिफोर लॉ। विधि का शासन भी उसी की देन है। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल ऑफ राइट्स आया उसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी शामिल किया गया। इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देन है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की। हम लोगों ने दोनों को ही ले लिया अपने यहां, तो इसलिए भारतीय संविधान में दोनों आते हैं। अब जब बात विधि के शासन की होती है और विधियों के संरक्षण की हो रही है, इक्वल प्रोटेक्शन की हो रही है, विधियों के संरक्षण का दायित्व सौंपा गया न्यायपालिका को। रूल ऑफ लॉ को भी रिव्यू करने का या रूल ऑफ लॉ को भी देखने का जो दायित्व है वो भी सौंपा गया न्यायपालिका को। विधि का शासन क्या है और उसे कैसे लागू किया जाए, इस बात का दायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया। इसलिए न्यायपालिका के पास रिव्यू करने की शक्ति है। इसको रिव्यू कर सकती है लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए गए किसी विधान को या उसे लागू करने के तरीकों को, और उन्हें अल्ट्रा वायरस या नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है यदि वो विधि के शासन का उल्लंघन करते हो। क्योंकि अब ऐसा वो तभी कर सकती है न्यायपालिका जब वो स्वतंत्र हो। तो विधि के शासन की ये पहली शर्त है कि स्वतंत्र न्यायपालिका होगी ही। भारत में इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका की संकल्पना को रखा गया। क्योंकि भारत में रूल ऑफ लॉ है, इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यहाँ की बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है।
बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रखा, उन मामलों को भी हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि विधि के शासन को संरक्षण करने की बात है, मान लीजिए, और विधि के शासन को संरक्षण करने की जो जिम्मेदारी है वो न्यायपालिका की है। मान लीजिए विधायिका और कार्यपालिका अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते, तब न्यायपालिका अपने दायरे से बाहर निकल के, क्योंकि विधि के शासन के संरक्षण की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई, जब वो सक्रिय रूप से उसे लागू करने का प्रयास करती है, विधियों को संरक्षित करने का प्रयास करती है और विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, तब इसे ही हम लोग न्यायिक सक्रियता कहते हैं या जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। इसलिए ये सारी की सारी विधि के शासन के अंतर्गत प्रक्रियाएं शामिल हैं। दूसरी चीज इसी में ही, न्यायपालिका को अपने पूर्व के निर्णयों को रिव्यू करने का भी अधिकार है, क्योंकि जो न्यायाधीश हैं वो मानव हैं, इसलिए उनके द्वारा की गई व्याख्या में मानवीय गलतियों का होना स्वाभाविक है। एक बात, क्यों कर सकती है रिव्यू, क्यों रिव्यू होगा ही, मैं ये बता रहा हूं। एक चीज तो ये है कि मानवीय गलतियां होना स्वाभाविक है। दूसरी बात उसमें यह भी है कि विधि बनाई जाती है समाज को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा। विधि की जो आवश्यक शर्त है वो समाज का संरक्षण करना है, समाज में एक व्यवस्था को बनाए रखना है। मान लीजिए समाज में एक नई व्यवस्था की मांग आती है, उस नई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून का फिर से व्याख्या करनी पड़ेगी, या उस नई व्यवस्था को बनाने के लिए कानून की व्याख्या करनी पड़ेगी। तो ऐसे में जुडिशरी को अपने निर्णयों को भी देखना पड़ेगा, पुनर्विलोकन करना पड़ेगा। जब जुडिशरी विधि के शासन के संरक्षण के लिए या विधि के शासन को लागू करने के लिए अपने पूर्व के न्याय निर्णयों का रिव्यू करती है, तब इसे हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। इसलिए विधि के शासन में न्यायिक पुनर्विलोकन भी शामिल हो जाता है, जुडिशियल रिव्यू भी शामिल हो जाता है। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी को स्वयं के निर्णयों को रिव्यू करने की शक्ति देती है, स्वयं के निर्णयों की व्याख्या करने की शक्ति देती है, फिर से एक रिलुक करने की शक्ति देती है, वहीं जुडिशियल एक्टिविज्म विधायिका और कार्यपालिका के जो निर्णय हैं उनको रिव्यू करने की शक्ति देती है। तो दोनों आपस में लिंक करते हैं, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म। चूंकि भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू तो लिखित रूप में दिया गया, इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म आगे एक ट्रेडिशन के माध्यम से आ गया, PIL के रूप में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के रूप में। तो आगे हम लोग जुडिशियल रिव्यू को भी देखेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म को भी देखेंगे। तो फिलहाल इतनी बातें समझ में आई, ये मैंने कल भी समझाई थी। किसको नहीं आई ये बताइए। लिखवा दूं? चलिए लिखते हैं अब इसमें। भारतीय संविधान में विधि का शासन, भारतीय संविधान में विधि का शासन अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत एक विस्तृत रूप में प्रदान किया गया है, एक विस्तृत रूप में प्रदान किया गया है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
In Indian Constitution, the rule of law elaborately defined under Article 14 of Indian Constitution. Under Article 14 in Indian Constitution. विधि का शासन लोकतांत्रिक सरकार की विधि का शासन लोकतांत्रिक सरकार की मूलभूत शर्त है। लोकतांत्रिक सरकार की मूलभूत शर्त है। रूल ऑफ लॉ is basic requirement of democratic government. मुझे ये बताइए, ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया कि लोकतांत्रिक सरकार की शर्त क्यों है रूल ऑफ लॉ? नहीं आया? अरे बता दो। बता दो सर। सर एक बार डिफाइन कर दीजिए सर, आ तो रहा है लेकिन क्या पता कुछ कुछ आ रहा है कुछ कुछ नहीं। देखो, लोकतांत्रिक सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता क्या है, लोग स्वयं पर शासन करते हैं, लोगों का शासन होता है। और वो शासन कैसे होता है? विधि के द्वारा होता है। यानी विधि किसके द्वारा बनाई जाती है? लोगों के द्वारा बनाई जाती है ना? इसलिए लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ उसकी एक बेसिक शर्त हो गई। लोग स्वयं पर शासन कैसे करेंगे? मौजबानी करेंगे या लिखित में करेंगे? विधि बनाकर करेंगे या ऐसी बातचीत में ही कर लेंगे? विधि बनाकर करेंगे। इसीलिए संसद जितनी भी है दुनिया में, लोकतांत्रिक सरकारें जहां भी हैं, वहां आपको लेजिस्लेचर मिलेगा नहीं मिलेगा? कहीं दुनिया में ऐसा है कि डेमोक्रेसी है और वहां पर लेजिस्लेचर विधायिका नहीं है? और वो जो विधायिका मिलेगी आपको, वो चुनी हुई मिलेगी लोगों के द्वारा, है ना? विधायिका ही विधि बनाएगी। इसका मतलब विधि किसने बनाई? लोगों के प्रतिनिधियों ने बनाई। इसका मतलब लोगों ने बनाई। यही लोकतांत्रिक, इसका मतलब यह हुआ कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो विधि के शासन के ऊपर निर्भर होगी, पूरी तरीके से विधि के शासन के अंतर्गत होगी। ठीक है, अब इसी को कंटिन्यूएशन में लिखना। परंतु विधि के शासन की व्याख्या एवं उसके संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, दोनों लिखो क्योंकि आजकल तो पक्ष भी चल रहे हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अत्यावश्यक है। बट फॉर द सेक ऑफ रूल ऑफ लॉ, बल्कि सेक की जगह मेंटेनेंस लिखो। बट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, independent and impartial judiciary is a basic need. स्वतंत्र न्यायपालिका ही विधि के शासन को संरक्षित कर सकती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका ही विधि के शासन को संरक्षित कर सकती है। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी
could only establish the rule of law. अब अगले पॉइंट से लिखना। अगले पॉइंट से लिखना इसमें, जब जुडिशरी या जब न्यायपालिका, जुडिशरी नहीं, जब न्यायपालिका विधि के शासन को संरक्षित करने के लिए अपने पूर्व के निर्णयों की पुनः सकारात्मक व्याख्या करती है, अपने पूर्व के निर्णयों की पुनः सकारात्मक व्याख्या करती है, तब यह प्रक्रिया न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाती है। When judiciary overview its previous decisions, in a positive and progressive manner, then it is known as judicial review. इस प्रकार न्यायिक पुनर्विलोकन में, इस प्रकार विधि के शासन के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका की संकल्पना में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भी शामिल होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भी शामिल होता है। एंड सो in the concept of independent judiciary, right to judicial review is also inherited. ठीक है, बताओ ये समझ में आ गया यहां तक? जी सर। किसको नहीं आया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की थी, सॉरी। क्या रिपीट करूं? जो आपने समझाया था स्कूल कॉन्सेप्ट, ये तो तुम किसी से भी ले सकते हो, रिपीट कोई भी कर देगा। ये बताओ, ये बात समझ में आई नहीं? लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान दो। अब मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या बोला था, मैं कहाँ से रिपीट करूं बताओ? नहीं सर, लिखने में नहीं सर, जो आप समझा रहे थे, ये बता दीजिए लिखने से पहले जो आप समझा रहे थे इसमें एक्सप्लेन कर दीजिए, बस मैं अभी लेट हो गई थी। क्या एक्सप्लेन करूं? मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे बताओ क्या एक्सप्लेन करना है। सर यही जो आपने दिखाया है अभी। सर मतलब ये क्या आपने बताया कि अभी आधे नींद में सर, अभी उठी हुई, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। देखो, मैं ये समझा रहा था कि स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र कब होगी।
स्वतंत्र वो बाकी सब चीजें तो हैं ही, आगे देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका की कॉन्सेप्ट में कि वो विधायिका से और कार्यपालिका से स्वतंत्र हो हर मामलों में, जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली अपने निर्णय ले सके। लेकिन इसमें एक और भी चीज शामिल होगी, और वो ये होगी कि वो अपने से भी स्वतंत्र हो, स्वयं से भी स्वतंत्र हो। और स्वयं से वो तब स्वतंत्र होगी जब उसको पूर्व में लिए गए निर्णयों को रिव्यू करने की भी स्वतंत्रता हो। इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका की जो संकल्पना है उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की कॉन्सेप्ट भी शामिल होती है बाय डिफॉल्ट, और इस बात को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार को भारतीय संविधान में न्यायपालिका को दिया गया है। तो आप इस पॉइंट को जरा यहाँ पर नोट करिए आगे। उपरोक्त संकल्पना के संदर्भ में ही उपरोक्त संकल्पना के संदर्भ में ही न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार को भारतीय संविधान में रखा गया है। In the above context, the concept of judicial review are there in Indian Constitution. ठीक है, बताओ ये है या नहीं है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भारतीय संविधान में है या नहीं है? यस सर। कौन से आर्टिकल में है? सर आर्टिकल 135। नहीं सर आर्टिकल 13। अरे नहीं, सर उसी में ही है ना। 137 में, किसमें? 135 में। 137 सर। 137 में। ओके सर। 137 में 137 में है, तो यहां पर इसको 137 लिख लीजिए। 137 में है, ठीक है। क्लियर है ना ये बात? चलो, अमीशा ये बताओ कि उन्होंने, सर ने मैंने पूछा भी था किसी से वहां पे अभ्युदय में, लेकिन मुझे किसी का उत्तर नहीं मिला संतोषजनक। सर ने 137 करा दिया ना आर्टिकल जुडिशरी में? हाँ सर करा दिया था, पर मैं उस दिन एब्सेंट थी। पर जब दोबारा बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ ये भी हो चुका है। फिर सर बीच के कराए उन्होंने, पहले वो करा दिए, फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाला और वो वाले कराए, मतलब आगे पीछे हो गया सर। किसी ने ये नहीं पूछा, बात यही है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोई पूछता ही नहीं। किसी ने ये नहीं पूछा ये होता क्या है न्यायिक पुनर्विलोकन, 137 में कहां से आ गया, ये क्यों रखा गया, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर जुडिशियल एक्टिविज्म भी आती है। और मैंने जब वहां लोग पूछा बच्चों से, मैंने कहा ये पूछा आपने बात की क्यों नहीं, क्यों है ये, तो सबका मामला ऐसे ही है। चलो अगले पॉइंट से आप लिखना। सर हमें तो ये बताया गया बस अमेरिका से ले लिया गया और चल रहा है। जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से ले लिया गया। यस सर। सर हाँ आर्टिकल 13 में भी तो जुडिशियल रिव्यू होगा ना? हाँ, वो मौलिक अधिकारों के लिए है, फंडामेंटल राइट्स के लिए है। वो अलग है। वो ये है कि जहां पर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा होगा, यानी जहां पर भी भाग 3 के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा होगा,
तब उसकी व्याख्या कर सकती है। यहां आर्टिकल 13 में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का रिव्यू करेगी वो। आर्टिकल 137 में स्वयं के निर्णयों का रिव्यू करेगी वो। ओके सर, थैंक यू। तो आप अपने जो पूर्व के न्यायिक निर्णय हैं उनकी समीक्षा कर सकता है, और यही स्वतंत्र न्यायपालिका की संकल्पना में शामिल है, इसीलिए कर सकता है। कंटिन्यूएशन में आप लिखना, इसी प्रकार उपरोक्त संदर्भ में ही जब न्यायपालिका विधि के संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निर्वाह करते हुए विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है, तब इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में लिखिए अभी से। when to protect the rule of law, judiciary proactively review the functions of legislature and executive, then this concept is known as judicial activism। इस प्रकार न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक पुनर्विलोकन पारस्परिक रूप से अंतर्निर्भर हैं, या अनुपूरक लिखिए, पारस्परिक रूप से अनुपूरक हैं, यानी एक दूसरे को पूरा करते हैं। अनु माने एक दूसरे को, पूरक माने पूरा करना, अनुपूरक हैं। सो judicial review and judicial activism are complementary with each other, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई यहां तक? हिंदी अंग्रेजी दोनों वाले बताइए। सर भारतीय संविधान में दोनों ही जी हैं। सर। भारतीय संविधान में दोनों ही हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन तो उन्होंने दे ही दिया, लिखित रूप में दे दिया संविधान में, आर्टिकल 137 में। लेकिन न्यायिक सक्रियता को, चूंकि एक तो 137 से ही आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट करता है। इसके अलावा 32 में और 13 के द्वारा
13 और 32 के द्वारा उसे संरक्षण भी दे दिया गया, न्यायपालिका को, मौलिक अधिकारों का संरक्षण या विधि की व्याख्या करने का अधिकार, यहां से भी न्यायिक सक्रियता इनहेरिट हो जाती है ना। तो आप इसमें नोट डाल के लिखेंगे। अब ये एक पूरा सवाल तैयार हो गया आपका न्यायिक सक्रियता के ऊपर, बहुत बार आया है में, मैं डालूंगा उसको मेंस एग्जामिनेशन में कई बार, मतलब अमूमन आता है। जुडिशरी से अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा, एग्जीक्यूटिव वाले या जुडिशरी वाले, तो न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनर्विलोकन ही पूछा जाएगा। और आप अगर इस तरीके से लिखेंगे जैसे आपको मैंने ये लिखवाया है, तो यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि आप विद कॉन्सेप्ट उसे लिख रहे हैं, एक फ्लो में विद कॉन्सेप्ट आप उसे लिख रहे हैं। केवल वो नहीं देख रहे जो संविधान में है, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि वो क्यों है संविधान में। तो इन फिलॉसफी, इन थ्योरी और इन कॉन्सेप्ट आप सबको उसको साथ लेके चल रहे हैं। इसमें अब नोट डाल के लिखना। भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियता, भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियता, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, बल्कि अनुच्छेद 13 के साथ 21 और लिख लीजिए, प्रोसीजर भी दिया गया है उसमें, वो भी वहां से भी इनहेरिट करता है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का समझ में आया मामला? जुडिशरी वाले बताओ। ममता जी, आपको पता होगा मैंने क्यों लिखवाया है अनुच्छेद 21? ध्यान नहीं आ रहा, मैं बहुत दिन से पढ़ा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, हाँ या ना बताइए सर। जुडिशरी वाले, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, अनुच्छेद 21 में नहीं है? यस सर। जब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है अनुच्छेद 21 में, तो वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कैसा होना चाहिए? तो वो विधि के शासन के अंतर्गत होना चाहिए। इसका मतलब अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ नहीं है, विधि के शासन के अंतर्गत नहीं है वो प्रोसीजर, तब उसे अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो 21 भी प्रोसीजर को भी रिव्यू करने का अधिकार दे देता है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को या न्यायालय को, उच्च या सर्वोच्च न्यायालय को। तो आप दोनों को लिखिए जी। सर ये वाला पॉइंट 21 में जो आपने बताया न्यायिक सक्रियता, ये पहली बार पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने सर ने भी नहीं बताया था ये, किसमें इससे कनेक्ट नहीं कराया था। वो कनेक्ट करेंगे नहीं ना, कर ही नहीं पाएंगे वो कनेक्ट। मैं केस लॉ भी दूंगा आपको अभी। सर फिर राइट टू लाइफ वाला कौन से में है सर? वो भी तो 21 में ही है सर। हाँ उसको आप पढ़िए ना, कि उस आर्टिकल 21 में प्रोसीजर बताया गया है कि किसी को जीवन जीने के अधिकार से और स्वतंत्रता के अधिकार से केवल एक विधि की प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अदरवाइज तो नहीं। अब विधि की प्रक्रिया कैसी हो? तो विधि के अनुसार हो, अकॉर्डिंग टू लॉ हो, या रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग हो। और रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर ना हो, मान लीजिए विधायिका ने कोई कानून बना दिया और उसमें प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और किसी की व्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन कर लिया, तो अब मुझे ये सोच के बताइए, क्या जुडिशरी उसे रिव्यू नहीं कर सकती उस प्रोसीजर को? सर कर सकती करेगी। इसका मतलब जुडिशरी न केवल विधि के शासन को संरक्षित करेगी, बल्कि जिस प्रक्रिया के तहत विधि बनाई गई है उसको भी रिव्यू करने का अधिकार जुडिशरी को है। तो जुडिशरी जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत उस विधि को भी देख सकती है जिस विधि के अंतर्गत वो कानून बनाया गया। एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखो ममता जी, मैं आपको बड़ा सीरियसली बताऊं, इसमें आप सब लोगों को ही,
इन सब बातों को कनेक्ट करने के लिए, डीपली जाने के लिए इतना आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। बहुत आपको गहराई से समझ होनी चाहिए। जब तक आपकी गहराई से समझ नहीं बनेगी ना, तब तक, मैंने बताया ना वो चिंतन वाला मामला। एक आपको ताजा ताजा एग्जांपल देता हूं, केस लॉ भी है इसमें, लेकिन मैं आपको बहुत ताजा एग्जांपल देता हूं। कृषि कानून बनाए गए थे संसद के द्वारा, हाँ या ना बताइए। जी कृषि कानूनों को, उसके खिलाफ पीआईएल दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को के ऊपर रोक लगा दी, और ये कहते हुए रोक लगाई उन्होंने, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, कि उनके निर्माण में एक उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। यही कहते हुए रोक लगाई थी। उचित प्रक्रिया का पालन कैसे नहीं किया गया? राज्यसभा में वॉइस वोट से पास कर दिया गया था, वो वोटिंग ही नहीं हुई उस पर, जबकि राज्यसभा में वोटिंग होनी चाहिए। प्रक्रिया क्या है? वोटिंग लोकसभा में हो, वोटिंग राज्यसभा में हो, बहुमत से राज्यसभा में बहुमत से लोकसभा में पास हो, बहुमत से राज्यसभा में पास हो। लेकिन वो कानून राज्यसभा में, चूंकि सरकार उस समय संकट में थी, उनको लगता था कि वो पास नहीं हो पाएगा, इसीलिए उपराष्ट्रपति ने वॉइस वोट से पास करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा, और बिना, जबकि विपक्ष मांग कर रहा था स्टैंडिंग कमेटी बनाने का, कि इसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी बनाइए, क्योंकि ये कंटेंशियस इशू है। स्टैंडिंग कमेटी बना के जो भी मामले हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा बाद में उसे बिल में ऐड कर लिया जाएगा, बाद में फिर पास कर लेंगे। सरकार ने नहीं मानी बात, उनका ऐसे ही पास करना है जैसे ये है। उपराष्ट्रपति उनके घर के थे, वॉइस वोट से पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। उसे सस्पेंड नहीं किया, ना ही नल एंड वॉइड किया, उसे नल एंड वॉइड नहीं किया उन्होंने, ना ही अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर किया। लेकिन क्या कहा? इस विधि को पारित करने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इसलिए इसे सस्पेंड किया जाता है। तो ना तो वो कानून लागू हुए और ना ही वो कानून समाप्त हुए। बाद में जब समाप्त हुए, जब सरकार ने उसको बाद में समाप्त करने का विधेयक लेके आई सरकार, और उसको, उस विधेयक को एक प्रक्रिया द्वारा पारित कर दिया गया दोनों सदनों से, तब वो खत समाप्त हुआ विधेयक। इसका मतलब विधि के शासन के अंतर्गत विधि की उचित प्रक्रिया का संरक्षण भी आता है। जब विधि के शासन के संरक्षण की बात होती है, तब न्यायपालिका को विधि की उचित प्रक्रिया के संरक्षण की भी बात करनी होती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। और विधि की प्रक्रिया कहां पर दी गई है? तो विधि की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है 21 में। इसलिए आर्टिकल 21 भी विधि के शासन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, मतलब न्यायिक सक्रियता में शामिल किया जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देखो, किसी का कृषि कानूनों के अंतर्गत पीआईएल तो दायर हुई थी, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन न्यायिक सक्रियता का भाग है, उसका एक टूल है, उसका एक औजार है, उसका एक माध्यम है। इसीलिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो प्रक्रिया है, वो भी, उसका भी रिव्यू किया जा सकता है। उचित प्रक्रिया के अंतर्गत ही विधि पारित होनी चाहिए, ये भी न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 के बाद अनुच्छेद 137 लिखिए। अनुच्छेद 137 137, और अब लिखिए 226 226, और एक और इसमें लिखिए अनुच्छेद 137 के बाद लिखिए अनुच्छेद 143 143। 143 में क्या है?
143 ही है ना, 143 है वो, संपूर्ण न्याय की बात। जरा चेक करके बताओ, संपूर्ण न्याय 143 में ही है, मुझे याद आ रहा है। कंप्लीट जस्टिस की कॉन्सेप्ट किस आर्टिकल में है? अरे जुडिशरी वाले तो बोलते भी नहीं है, जबकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, उनको तो आगे आगे बोलना चाहिए। सर हमने तो पढ़ा 143 नहीं है। में तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू 142 में। कंसल्ट विद सुप्रीम कोर्ट है सर। सर 143 142 है। 142 है। 142 142 है, संपूर्ण न्याय 142 में है। मैं मिस कर गया एक नंबर, 142 लिखी है उसमें, 142 संपूर्ण न्याय की कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस। इसके अंतर्गत क्या कर सकता है न्यायालय? जहां कहीं भी देखो संपूर्ण न्याय का प्रश्न हो उसके सामने, कंप्लीट जस्टिस की बात हो, तब वो किसी भी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। कंप्लीट जस्टिस में अब न्याय कब होगा? तो हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, यानी ये माना जाता है कि अगर एक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई काम किया जाएगा, एक प्रक्रिया के या विधि के अंतर्गत कोई कार्य किया जाएगा, तब न्याय की प्राप्ति हो जाएगी, यानी न्याय प्राप्त होगा विधि के द्वारा। इसका मतलब आर्टिकल 142 भी सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट को संपूर्ण न्याय की संकल्पना के अंतर्गत किसी भी वाद को, किसी भी मामले को, या किसी भी ऐसी जगह पर जहां पे विधि का संरक्षण नहीं हुआ हो, उचित रूप से विधि की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो, या अन्याय वहां पर किसी प्रकार का हुआ हो, अपने पास मंगवा सकता है। इतने आर्टिकल्स में जुडिशियल एक्टिविज्म की कॉन्सेप्ट इनहेरिट करती है। 142 और 226, 226। हिंदी वालों ने लिख लिया? अंग्रेजी वालों ने लिख लिया? नो सर। अंग्रेजी वाले लिखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा लिखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन inherit in these articles: Article 13, Article 32, 137, 142 और 226। 226, ठीक है। ये यहां तक बात समझ में आ गई? आगे चलें। सर 21 तो होगा, आपने बताया था अभी। कौन से वाला? 21। अच्छा हाँ, 21 और है, चलो 21 और है, उसे और लिखो। हाँ, तेहरा के बाद सर 21 और आर्टिकल, लिखो। सर आर्टिकल 226 में क्या है? हाई कोर्ट को पावर दी गई है मौलिक अधिकारों के संरक्षण की। ये तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देख सकते हो, इसमें क्या बात है। नेक्स्ट, अब इसमें ये यहां तक एक हमारी बात कंप्लीट हुई है ना, लेकिन ये सारी जो चीजें ये तब निर्भर करती हैं जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो। पहले इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की कॉन्सेप्ट जहां पर होगी, वहां पर ही ये बातें आएंगी, इनहेरिट करेंगी। तो भारत में जुडिशरी इंडिपेंडेंस कैसे है, इंडिपेंडेंट कैसे है, ये देखेंगे। तो अब अगले पॉइंट में आप लिखना है इसमें, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की संकल्पना, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की संकल्पना द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जुडिशरी इन इंडिया
ठीक है। चलिए इसको देखते हैं अब आगे। लिखो इसमें पहला पॉइंट, as there is federal constitution in India, as there is federal constitution in India, and also with fundamental rights, so there must be independence of judiciary in Indian Constitution. भारतीय संविधान न केवल संघीय है, भारतीय संविधान न केवल संघीय है बल्कि इसमें मौलिक अधिकारों का भी वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकारों का भी वर्णन किया गया है, जिस कारण एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका एक शर्त स्वरूप है। बताओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या नहीं है नेचर में? भारतीय संविधान संघीय है या नहीं है? यस सर। संघीय संविधान है। संघीय संविधान के क्या लक्षण होते हैं? संघीय संविधान के कैरेक्टरिस्टिक्स में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा और लिखित रूप में बंटवारा होगा, यानी एक राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों बातें हैं या नहीं है? बताओ हाँ या ना? यस सर। इसलिए भारतीय संविधान संघीय है। अब शक्तियों के बंटवारे को जो कि लिखित रूप में हुआ है उसकी व्याख्या कौन करे? तो न्यायपालिका करे, क्योंकि वही बताएगा कि लिखित रूप में जो बंटवारा हुआ है कोई सा पक्ष उसको तो ब्रीच नहीं कर रहा, अपने अपने एरिया को तो ब्रीच नहीं कर रहा, केंद्र राज्य के क्षेत्र को या राज्य केंद्र के क्षेत्र को तो ब्रीच नहीं कर रहे। इसलिए संघीय संविधान और मौलिक अधिकार दोनों के चलते ये इनहेरिट करता है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब कंटिन्यूशन में ही लिखना। इन वेरियस केस लॉज सुप्रीम कोर्ट declare federalism as the basic structure of Indian Constitution. The basic structure of Indian Constitution.
अनेक वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय संविधान को मूल संरचना का भाग घोषित किया है। So these concept in Indian Constitution. So these concept in Indian Constitution declare judiciary as independent and impartial. इस प्रकार भारतीय संविधान में उपरोक्त नहीं, निम्न संकल्पनाएं आगे लिखेंगे ना, निम्न संकल्पनाएं न्यायपालिका को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र घोषित करती हैं। पहला लिखना है इसमें। देखो, प्रेसिडेंट सबसे पहले तो यही है, जजेस का अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। क्या ये जो अपॉइंटमेंट है, क्या ये स्वतंत्र रूप से होता है, निष्पक्ष रूप से होता है, या किसी की मन मर्जी से होता है? भारतीय संविधान में जो जजेस का अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, क्या वो निष्पक्ष तरीके से होता है या मन मर्जी से होता है? निष्पक्ष तरीके से होता है। निष्पक्ष तरीके से होता है। कैसे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जजेस को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, लेकिन मन मर्जी से नहीं। किसकी सलाह पर करेगा? न्यायपालिका की सलाह पर ही करेगा। इसलिए न्यायपालिका की सलाह पर ही ऐसे लोगों को जजेस नियुक्त किया जाता है जिनको न्यायपालिका उचित समझे। प्रेसिडेंट बाध्य है कॉलेजियम के निर्णयों को मानने के लिए। एक बार लौटा सकता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 के मामले में, 1999 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता कर दी गई कि एक बार को वो कॉलेजियम की जो सलाह है उसे लौटा सकता है, लेकिन अगली बार पुनः अगर कॉलेजियम उसी जज के लिए सलाह दे दे अपॉइंट करने के लिए, तो फिर प्रेसिडेंट की बाध्यता है, उसे अपॉइंट करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी चीज, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में ये ट्रेडिशन बना, ये एक कस्टम बन गया कि सदैव प्रेसिडेंट जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा और बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स है जी 93 का केस है ये, 93 का। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 है, 1999 है, शायद 1999 है। इन दोनों मामलों में कॉलेजियम सिस्टम आ गया। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो सलाह देगा वो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस की सलाह के आधार पर देगा।
और अगर न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर कॉलेजियम की सलाह के बिना किसी न्यायाधीश को नियुक्त करने की सलाह अगर राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो इसे रिजेक्ट कर सकता है। इसका मतलब इस पूरी प्रक्रिया में हमें क्या दिख रहा है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्योंकि जुडिशरी के लोगों, जो सर्वोच्च स्तर पर निर्णय देने वाले लोग हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति स्वयं एक जुडिशियल प्रक्रिया के अंतर्गत और जुडिशरी के द्वारा ही की जाती है। इसलिए ये एक स्वतंत्र व्यवस्था है। क्लियर है ये बात? मैं समझा पाया आपको? अपॉइंटमेंट के मामले में, अभी नियुक्ति के मामले में। सर इसमें एसपी गुप्ता वाला केस आ जाएगा? हाँ, एसपी गुप्ता, बिल्कुल एसपी गुप्ता वाला, वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स भी तो है शायद, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स। हाँ जी, सबसे पहला वही है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बिल्कुल वो दोनों केस आएंगे, इसमें दोनों को लिखवाऊंगा आपको। क्लियर है? बताइए बाकी लोग। सर इसकी इंडिपेंडेंटनेस तो यहीं से समझ आती है कि जैसे ही वो प्रस्ताव भेजते हैं जजेस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट के पास, वो एक बार मना कर सकता है, लेकिन अगर सेकंड टाइम उसी को अपॉइंट करने के लिए बोले तो उसको करना पड़ेगा। हाँ, ये संविधान में नहीं है, ये संविधान में नहीं है। ये तो सर इंटरप्रिटेशन से आया ना। हाँ, इंटरप्रिटेशन से आया। क्यों? क्योंकि जुडिशरी ने रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत स्वयं की स्वतंत्रता को बनाए रखा। रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत, विधि के शासन के संरक्षण के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका आती ही है। उसने कहा तो संवैधानिक है। आप न्यायपालिका को कैसे उसके, और वो तब तक स्वतंत्र नहीं रहेगी जब तक वो अपने अपॉइंटमेंट के मामले में स्वतंत्र ना हो। अगर नियुक्ति के मामले में ही न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर निर्भर हो जाएगी तो फिर कैसे चलेगा? स्वतंत्र कहां से हो गई? लेकिन ये केवल भारत में ही है। हमने जुडिशरी की जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका से ली, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और विधायिका उसे स्वीकार करती है। न्यायपालिका का उसमें कोई रोल नहीं है। जिसको सुप्रीम कोर्ट, जिसको राष्ट्रपति चाहे उसको नियुक्त कर लेगा और विधायिका उसे स्वीकृति दे देगी। लेकिन वहां पर ट्रेडिशन इतना मैच्योर है कि वहां न्यायाधीश पक्षपात नहीं करते। नियुक्ति के बाद स्वतंत्र वहां पर यह है कि अगर एक बार न्यायाधीश बन गया तो वो ताउम्र, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो न्यायाधीश रहता, तब तक वो काम करता है। न्यायाधीश की जो सीट है वो तभी वेकेंट होगी जब वो मर जाएगा। न्यायाधीश नियुक्त होने के पश्चात ताउम्र न्यायाधीश बनते हैं, रहते हैं, या फिर वो वॉलंटरी रिटायर ना हो जाए कि जी अब मेरे बस की नहीं काम करना, अब मैं जा रहा हूं। रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है वहां पर। तो चूंकि वहां संरक्षण दे दिया गया पूरी तरीके से, एक बार नियुक्ति के बाद न विधायिका न ही कार्यपालिका, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, पूरी तरीके से निष्पक्ष है अब वो। तो न्यायाधीश अपना पूरे बिना भय के, बिना डर के, बिना किसी परेशानी के अपना काम कर सकते हैं, ताउम्र कानूनों की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हाँ इति सर अपॉइंटमेंट वो जुडिशियल प्रोसेस से ही होगा, इंडिपेंडेंट हो गया, ये तो समझ आ गया। हाँ सर पर कॉलेजियम सिस्टम सर फेयर और जस्ट कैसे है, मतलब रीजनेबल कैसे है वो सिस्टम? वो फेयर और जस्ट इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका स्वयं ही अपने लोगों को, जिनको वो ये सक्षम मानती है कि ये न्याय करने में या न्याय की संकल्पना को समझने में सक्षम है, और उसके लिए वो कुछ मानक निर्धारित करता है कॉलेजियम कि इतने दिन की प्रैक्टिस की हो, इतने केस देखे हो, इन केसों में इसकी छवि ये हो। और इसके साथ साथ
न्यायपालिका के पास अपनी इंटेलिजेंस भी होती है। अगर किसी न्यायाधीश के ऊपर जरा सा भी शक है तो उसके नाम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कई बार कई मामलों को अभी हाल फिलहाल में रिजेक्ट कर दिया गया था, उच्च न्यायालय में भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी इवन। तो अगर न्यायपालिका को या कॉलेजियम को जरा सा भी इस बात का शक होता है, किसी जज की शुचिता के ऊपर शक है, तब उसका नाम, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। कुल मिला के केवल इसीलिए वो निष्पक्ष है, केवल इसीलिए वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो स्वयं के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है या उनकी नियुक्ति को रिकमेंड करती है। कार्यपालिका और विधायिका का इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप है। न्यूनतम हस्तक्षेप कार्यपालिका का इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट केवल एक बार कर सकता है उसे रिजेक्ट, और विधायिका का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। केवल इतना हस्तक्षेप है विधायिका का न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कि वो जजेस की जो तनख्वाह है, सैलरी है, उसे निर्धारित करने का काम करती है। लेकिन एक बार वो सैलरी निर्धारित हो गई, वेतन निर्धारित हो गया, तब वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होगा, संचित निधि पर भारित होगा। उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। एक बार निर्धारित कर दिया कानून बनाकर, अब ऐसा नहीं है संसद ये कहे जी अब तो हम काट लेंगे, अब नहीं दे रहे आपको इतना। एक बार निर्धारित हो गया तो CFI पर भारित होगा, बजट से जाएगा, कोई मतलब नहीं है, न तो विधायिका का उसमें कोई हस्तक्षेप, न किसी और का। इसलिए वो स्वतंत्र है। ठीक है ना? सर स्वतंत्र तो समझ आ गया मेरे को। सर पर जैसे स्पीच दी थी अभी लेजिस्लेटिव असेंबली में, कुछ महीने पहले की बात है। किसने? तो उसमें मेरे को एग्जैक्टली उनका नाम नहीं पता, कर्नाटका में थी। तो उन्होंने बोला था कि कॉलेजियम से जो आते हैं या फिर इंडिया में जो नंबर ऑफ जजेस हैं 70% लोग ब्राह्मण ही है और अपनी फैमिली में बनते रहते हैं जब कॉलेजियम होता है। तो देखो, हाँ ये बात सच है। ये न्यायपालिका के ऊपर या कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर कुछ प्रकार के प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। जब आप कॉलेजियम को रिव्यू कर रहे हो, आपसे ये पूछा जाए कि भारत में न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को रिव्यू करिए या उसके ऊपर टिप्पणी लिखिए, तो आप सबसे पहले तो इन्हीं बातों को लिखेंगे जो मैंने बताई कि वो निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, ये उसके प्रक्रिया है। लेकिन सबसे अंत में ये जरूर लिख देंगे, आप नहीं लिखेंगे लेकिन जुडिशरी वाले, अगर जुडिशरी वालों ने ये बात लिख दी तो फिर ये मान लेना कि सिलेक्शन होने से गया। ये यकीन मानना, बिल्कुल जुडिशरी की कोई भी बुराई नहीं करनी है। देखो ये विधायिका का अपना है। विधायिका जो लेजिस्लेचर में उन्होंने बोला वो सब बोला, वो बोलते हैं। क्या विधायिका में कमियां नहीं है? विधायिका तो सबसे खराब है। अगर कहीं पर कोई स्टे है तो वो जुडिशरी में ही है इस समय, नहीं तो भारत में सरकार बची कहाँ है। इसलिए वो अब चाहती ये है कि जुडिशरी समाप्त हो जाए। इसीलिए जुडिशरी में जो इस समय थोड़ी बहुत कमियां हैं, जो कि सामान्यतः होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से एकदम सही मिलेगी, लेकिन तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कुछ कमियों में। जैसे क्या कमी है कि जो कॉलेजियम के निर्णय होते हैं, कॉलेजियम द्वारा लिए गए निर्णयों में पारदर्शिता नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। किस जज का नाम किस आधार पर उन्होंने रिकमेंड किया, इस बात में कोई पारदर्शिता नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। तो क्या लिखेंगे? पहले तो एक समस्या लिख दी और उसका फिर समाधान भी बताओ। समाधान समस्या बताने से काम नहीं चलेगा, ये तो छिद्रान्वेषण हो गया केवल। समाधान ये उसमें बताइए कि आवश्यकता पारदर्शिता की भी है। कॉलेजियम को अपने रिकमेंडेशन में अधिक शुचिता बरतते हुए, पारदर्शिता बरतते हुए किस आधार पर रिकमेंडेशन की गई, इसको बताया जाना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, कॉलेजियम के जो निर्णय हैं
किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में अपॉइंट करने के लिए वो केवल सीनियरिटी के आधार पर ना होकर बल्कि गुणवत्ता के आधार पर भी शामिल होने चाहिए। अभी केवल क्या है, हाई कोर्ट में उन्हीं जजेस को, हाई कोर्ट के उन्हीं जजेस को सुप्रीम कोर्ट में रिकमेंड किया जाता है जो सीनियर होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस को, चाहे वो गधा है, चाहे उसने कुछ ऐसे, जैसे आपने एक बार ये एक अभी सुना होगा हाल फिलहाल में मामला, वो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के जज ने एक वो डिसीजन दिया था वो रेप के मामले में, स्किन टच वाला मामला, याद है आपको? यस सर, यस सर। बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे, मतलब किसी को कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्या बात में? सर हम तो सुन ही आपसे रहे हैं, हमें इस बारे में पता ही नहीं है। अच्छा, हाई कोर्ट के एक जज थे, आप अखबार पढ़ा करिए। जी सर, आया था एक नोटिस, उस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ है लोकसभा में भी। उनको बाद में डिमोट किया गया। आप इन चीजों को याद रखेंगे तो उदाहरण में दे पाएंगे। रेप का कोई मामला था, एक महिला ने आरोप लगाया किसी व्यक्ति के ऊपर कि मेरा रेप हुआ। जज ने यह निर्णय दिया कि कैसे रेप हो गया आपका, तो स्किन तो टच हुई नहीं। जज साहब ये समझने में असमर्थ रहे कि जो रेप की कॉन्सेप्ट है वो केवल स्किन टच से ही संबंधित थोड़ी ना है, उससे भी वास्ट है। मोडेस्टी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग या मोडेस्टी ऑफ अ फीमेल was degraded and he was thinking about the touch और स्किन टच। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये, और उसको बरी कर दिया उन्होंने जो आरोपी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा है, आप जाओ अपना रास्ता देखो, और उनको डिमोट करके एडीजे बनाया गया फिर से। वो एडीजे से ही प्रमोट होके हाई कोर्ट के जज बने थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इस बात को आप उसमें लिखेंगे कि केवल सीनियरिटी के, अब सीनियरिटी के आधार पर ही तो हाई कोर्ट के जज बने थे, केवल सीनियरिटी के को आधार न मानते हुए बल्कि गुणवत्ता को भी उसमें आधार माना जाना चाहिए। कुछ केसेस में किस तरीके से उन्होंने विधि की व्याख्या की जजेस ने, किस नएपन से, किस न्यूनेस के आधार पर, किस गहराई से विधि की व्याख्या की, इसको भी देखा जाना चाहिए और इस आधार पर निर्णय हो। तो कॉलेजियम में कुछ, कॉलेजियम के लेके कुछ सुझाव तो दिए जा सकते हैं, लेकिन इस पे कभी प्रश्न चिन्ह मत लगाना जुडिशरी वाले, कभी नहीं, भूल के भी नहीं। केवल जुडिशरी 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 रटेंगे, इसके अलावा नहीं। एग्जीक्यूटिव वाले जरूर कह सकते हैं, ये एग्जीक्यूटिव वाले तो लिख देंगे, क्योंकि आपकी लड़ाई जुडिशरी से ही होनी है। एग्जीक्यूटिव वालों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आंसर में ये लिख देंगे जो कि इति ने बोला अपने आंसर में नीचे, कि विधायिका द्वारा इस प्रकार की बातें होती हैं, आरोप लगाए जाते हैं, इनको निस्तारण किए जाने की आवश्यकता, तो कोई दिक्कत नहीं है। जुडिशरी वालों के लिए दिक्कत है, क्योंकि जो कॉपी चेक करेगा ना वो न्यायाधीश ही होगा, और वो तुरंत समझ जाएगा कि ये तो भाई साहब स्टेरियोटाइप का आदमी है, तो हमें गलत बता रहा है, ये क्या न्याय करेगा जुडिशरी में, क्या जज बनेगा ये। तो वो काटेगा उसको और आगे तक फिर कॉपी को ऐसे चेक करेगा बिल्कुल ही अनबने मन से। तो जुडिशरी वाले बिल्कुल ना लिखें, एग्जीक्यूटिव वाले लिख दें, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वालों की कॉपी जज चेक नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन सर अगर वो इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो क्या? इंटरव्यू में तो बैलेंस आंसर रखेंगे ऐसे ही जैसे मैंने बताया, बिल्कुल उसी होशियारी से, ना तो जज नाराज हो, बातें भी उसको समझ में आ जाएं, आपकी परिपक्वता का भी उसको जानकारी हो जाए कि आप कितने मैच्योर हो, मानसिक स्तर पे कितने मैच्योर हो, और मैच्योरिटी भी उसे पता चल जाए और आपकी गहराई भी पता चल जाए, समझ भी पता चल जाए कि आपको विधि की गहराई भी है, आप में उस बात को कहने की परिपक्वता भी है, मैच्योरिटी भी है, और आप में जो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग का लेवल है सारी चीजों को समझने का, वो भी ठीक ठाक है। इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है, वहां पर आप ये सब बातें कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से जैसे मैंने बताई है। ठीक है ना? समस्या और समाधान बता के हाँ, कह सकते हैं। चलिए यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि अब सर की क्लास का समय हो गया, आपको पहुंचना होगा।
और फिर 2 बजे हम लोग मिलेंगे। मैं अभी ग्रुप में एक व्याख्या डालूंगा, भावार्थ डालूंगा हिंदी का उसमें, और उसको आप एक बार पढ़ना। समझ में तो आपको कुछ आएगा नहीं, मैं ही करूंगा उसको, लेकिन मैं ग्रुप में अब डाल दूंगा। ठीक है सर, प्लीज ज्वाइन मी इन अ ग्रुप। आप अमित? यस सर। अच्छा, तो आप तो इसमें है, वो मेंस वाले में आप ऐड होना चाहते हैं? सर, आपने अभी बोला कि व्याख्या डालेंगे, तो मुझे कैसे गेट होगा? नहीं, वो एक अलग बैच शुरू हो रहा है, वो मेंस का एक अलग बैच है। तो जी। अगर आप मेंस, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, एस्से, आंसर राइटिंग, इस वाले बैच में अगर शामिल होना चाहते हैं तो वो उसके लिए बैच है। सर, फीस कितना होगा उसका? आप मुझे मैसेज करिए, पहले तो ये है कि आप मुझे मैसेज करिए कि आप उसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं। मैं आपको ऐड कर लूंगा, पहले क्लास लेके देख लीजिए, क्योंकि ओके। आपका समय, और आप खुद भी शायद टीचर हैं, तो आपका समय कोप अप कर पाता है या नहीं कर पाता, मेरा सर। पढ़ाया हुआ समझ में आ पाता है नहीं आ पाता, ये पहली बातें हैं। इन सब बातों को देखने के बाद फिर आप आगे बढ़ना उसमें। ठीक है? ओके सर। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। सर जी सर मंडे क्लास रिकॉर्डिंग की। क्लास रिकॉर्डिंग, देखो मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ। क्लास रिकॉर्डिंग तो मैं आपको मतलब कैसे दूं, मैं ये समझ नहीं पा रहा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेरे दिमाग में एक आइडिया है, और हिमांशु वगैरह से मैंने इस बारे में बात भी की। मैं एक YouTube चैनल बनाऊंगा अपना, उस YouTube चैनल पे इन रिकॉर्डिंग्स को डाल दूंगा। जो भी रिकॉर्डिंग आप कहेंगे, मैं उस दिन उस रिकॉर्डिंग को पहले ही बता दें आप मुझे कि आज हम क्लास नहीं ले पाएंगे, आप इस क्लास को रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं उस दिन उस क्लास को रिकॉर्ड कर लिया करूंगा और उसे फिर उसके बाद YouTube चैनल पे डाल दिया करूंगा। आप वहां से उसको देख लिया करें, क्योंकि मैं पर्सनली अपने, देखो इतनी लंबी फाइल होती है 1.5 घंटे की, ये कैसे तो जाएगी, मेरे ईमेल से जाएगी, आपके ईमेल पे जाएगी, बहुत ज्यादा स्पेस उसमें चला जाएगा, और समस्या का केवल एक ही का समाधान होगा। मैं ये चाहता हूं कि कई लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। तो जिसको भी क्लास फिर से देखनी है वो दोबारा देख ले YouTube पर जाके, बड़ी सिंपल सा तरीका है इसके लिए। तो मैं यही करूंगा कि, और मुझे 2-4 दिन का टाइम दीजिए। हमारे हिमांशु जी थोड़े से बिजी चल रहे हैं आजकल, अत्यधिक बिजी हैं, तो वो आएंगे और वो क्लास को YouTube चैनल पे डाल देंगे। जो अभी तक की हम लोगों ने रिकॉर्ड की हैं, उनमें से जो आपको चाहिए वो आप देख लेना, मिल आपको सारी जाएंगी। अभी तक की चूंकि पॉलिटी की तो सारी रिकॉर्ड है, ठीक है ना? फिर मैं क्या करूंगा, इन्हें यहां से डिलीट कर दूंगा अपने स्पेस में से, एक नया स्पेस बन जाएगा, बाकी की क्लासेस आगे मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, फिर उनको YouTube पे डाल दूंगा। तो इस तरीके से हमारा चल जाएगा काम। हाँ ममता जी। सर, मैं ये न्यायिक प्रविलोकन पे मैंने ना ऐसे लिखा था सर, मेरा ना इतना अच्छा नहीं लिखा गया। जब आप पढ़ रही हो तो मुझे लग रहा है कि उसमें तो बहुत सारी कमियां हैं। तो अब सर, वो जो हम आपने पहले जो बताई है, इनकी जो थ्योरी बताई है, वो भी डाल सकते हैं उसमें अरे कि न्याय बिल्कुल, कहाँ से आया? ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो, इसको सबको लिखो, और इसको सबको लिख के ना किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को दिखाना। सर, आपको ही दिखाएंगे? नहीं, मुझे तो मत दिखाओ, मुझे तो फिर, मुझे दिखा के तो मैं तो इसे सही बताऊंगा ही, क्योंकि ये तो मेरा ही है। अपने आप को कौन बुरा कहता है, और मैं तो अपने आप को बहुत अच्छा कहता हूँ। सर लो आप वाले सर किसी को और भेज को देंगे। दिखाना। सर लो वाले सर को भेजते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप सरफराज सर को भेजना और आप पवेश सर को भेजना जी सर। कि सर हमने ये लिखा है न्यायिक पुनर्विलोकन के ऊपर, आप देखिए कि ये कैसा है, जरा एक बार देख के बताइए, है ना? जी सर। जी थैंक यू सर। जी जी, चलिए ठीक है, मिलते हैं। क्या क्या क्वेश्चन था? आपने किसान बिल के ऊपर बताया था कि सर उन्होंने जो वो बिल था वो केंद्र सरकार से पास हो गया था, राज्य सरकार से पास नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा? मैंने कहा तू एक काम कर, लेट आ जा मेरा। ज्योति जी आपका माइक ऑन है? तो ऐसे सुना। नहीं नहीं, आपने देखो ध्यान से सुनो।
अगर मेरी बातों को आप गड़बड़ में सुनोगे तो फिर गड़बड़ में ही आएगा मामला। मैंने ये कहा राज्यसभा से, राज्य सरकार से नहीं। लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो भाग हैं। लोकसभा में वोटिंग हुई, राज्यसभा में वॉइस वोट से पारित कर दिया गया। इवन लोकसभा से भी वॉइस वोट से पारित हुआ था, ये कमी थी उसमें, जबकि वोटिंग के ऊपर होना चाहिए, बहुमत से पारित होना चाहिए था। ठीक है।